नमस्कार मित्रों। 10 स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। मिशन 2027। जी हाँ, यूपी में राजनीति की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। 27 में है चुनाव। ऐसे में उत्तर प्रदेश की 3 प्रमुख पार्टियां और 2 ऐसी पार्टी जो चुनाव में अपना प्रभाव जरूर डालती हैं। तो क्या है इन सब की रणनीति? आज के वीडियो में करेंगे चर्चा, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में लगातार राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। ऐसे में 3 प्रमुख पार्टियां और 2 ऐसी पार्टियां जो कि प्रभाव डालती हैं, उनकी रणनीति पर करेंगे चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु। आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रंग अब चढ़ने लगा है। पहले उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव ने माहौल सेट किया था, फिर प्रयागराज में महाकुंभ ने राजनीतिक माहौल सेट किया, उसके बाद संभल की स्थिति और अब वक्फ बोर्ड बिल, इन सभी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को गर्म कर दिया है। ऐसे में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, इन तीनों की रणनीति के विषय में बात करेंगे। फिर जानेंगे कांग्रेस और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के विषय में भी क्या है इन सब की रणनीति। शुरू करते हैं इस समय सत्तानशीन पार्टी, जी हां, भाजपा की। चलिए शुरुआत करते हैं भाजपा से। तो भाजपा, अभी उन्होंने अपने जिला अध्यक्षों की एक लिस्ट जारी करी। इस लिस्ट में आपने देखा होगा कि 70 लोगों का नाम यहां पर जारी किया, जिसमें से 55% सवर्ण जातियों से आते हैं, 35% ओबीसी से आते हैं और 10% आते हैं दलित आबादी से। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे प्रमुख नगर जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को सेट करते हैं, उनके जिलाध्यक्षों के विषय में कोई भी जानकारी नहीं है, जिसमें से अयोध्या, उसके अलावा प्रयागराज और वाराणसी के साथ साथ अंबेडकर नगर। यहां पर कौन बनेगा जिलाध्यक्ष, अभी इसकी खबर सामने नहीं आई है। आप सोचिए, जहां से आते हैं प्रधानमंत्री और जहां पर हुआ है महाकुंभ, इन दोनों जगहों पे कौन बनेगा जिलाध्यक्ष, इसके विषय में अभी जानकारी नहीं आई है। बीजेपी की राजनीतिक बिसात आप देख रहे होंगे तो वह हिंदुत्व के मुद्दे पर ही यहां चुनाव लड़ना चाह रही है। कारण यह है कि वह हिंदू समाज को एक मुश्त फॉर्म में वोट बैंक के रूप में यूज करना चाहती है। इसमें संभल का मुद्दा, वक्फ बोर्ड बिल, प्रयागराज में महाकुंभ और राम मंदिर निर्माण, यह चारों प्रमुख मुद्दे होने वाले हैं 2027 के विधानसभा चुनाव के। और भाजपा का प्रयास यही है कि वह सभी हिंदू जातियों को एक मुश्त या एक सूत्र में बांधने का प्रयास करे। और 2027 के चुनाव में योगी का नारा बटोगे तो कटोगे प्रमुख रहने वाला है, क्योंकि अभी तक इस नारे का प्रभाव 2 राज्यों में तो देखा गया है, एक हरियाणा और एक महाराष्ट्र। लेकिन इस नारे का प्रभाव आपने जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनाव में नहीं देखा है। साथ ही दिल्ली के चुनाव में भी भाजपा ने इस नारे से अपने आप को अलग रखा था। लेकिन उत्तर प्रदेश आते ही भाजपा की राजनीति में हिंदुत्व का तड़का लग जाता है और योगी आदित्यनाथ इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे अभी होली के दौरान जो चीजें उत्तर प्रदेश में हुई, वह एक तरीके से 27 के चुनाव की राजनीति को सेट करने की ही कवायद दिखाई दे रही है। बाकी अभी वक्फ बोर्ड बिल को लेकर भी यहां पर चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ मुखर है और भाजपा की कोशिश है कि वह इस बिल को इस बार पास करा ले, क्योंकि 27 के चुनाव में भाजपा की रणनीति इन सभी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। एक्चुअली आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय से पूरे देश की राजनीति में जातिगत जनगणना का मुद्दा प्रमुख रहा है और भाजपा को इसका नुकसान 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। उसी के बाद बटोगे तो कटोगे का नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया था, जिसको आगे चल के आरएसएस ने अपना समर्थन दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी राजनीतिक माहौल में अपने आप को ढालते नजर आए। उन्होंने इस नारे को हल्का परिवर्तित किया और कहा कि भैया एक हैं तो सेफ हैं, उपयोगी बनाया जाएगा और उसी के माध्यम से 27 के चुनाव में बीजेपी अपनी नैया पार लगाने में लगी रहेगी। और योगी के लिए भी 27 का चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसी राजनीति इस समय वह कर रहे हैं,
देश में उनका कद बहुत बढ़ चुका है। यहां तक कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर अभी सर्वे किया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलर इस समय योगी आदित्यनाथ आपको देश में दिखाई देंगे। होली के दौरान जैसी राजनीति योगी आदित्यनाथ ने की, वह भी एक कवायद है 2027 के चुनावों को लेकर। तो अब आने वाले समय में बीजेपी की रणनीति क्या होगी, हम इस पे लगातार चर्चा करते रहेंगे। लेकिन 2027 के चुनाव के लिए अभी से तैयार हो चुका है राजनीतिक रोड मैप, और योगी को भी लग रहा है कि 27 का चुनाव जीतना आवश्यक है, तभी 2029 के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी के तौर पर वह इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। क्योंकि भाजपा की ओर से जो भी लगातार 3 बार चुनाव जीता है, उसका राजनीतिक रसूख बढ़ ही जाता है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम कौन भूल सकता है, जब उन्होंने गुजरात में लगातार तीसरी बार सत्ता प्राप्त की थी और फिर वह आगे चल के बन गए थे देश के प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। जी हां, समाजवादी पार्टी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव किसी सपने से कम नहीं था। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी को एक हल्की उम्मीद थी कि उनकी सरकार बन सकती है, लेकिन 2022 के नतीजे उनके खिलाफ आए। लेकिन धीमे धीमे अखिलेश यादव की राजनीति एक नए तरीके से आगे बढ़ने लगी और उन्होंने एक नारा गढ़ा। वह नारा था पीडीए, अर्थात पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इस नारे को लेकर वह 2024 के लोकसभा चुनाव में गए और इसका फायदा उनको वहां मिला और उसमें उनको ऐसी जीत प्राप्त हुई जिसकी उम्मीद वह खुद नहीं कर रहे थे। लोकसभा में वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और इस पे तड़का लगा दिया था फैजाबाद की सीट ने। जी हाँ, राम मंदिर निर्माण जो कि पिछले 30 साल से भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ था, और जब भाजपा सरकार ने वहां पर राम मंदिर का निर्माण करवा दिया, उसके बाद फैजाबाद में 2024 का लोकसभा चुनाव पहला चुनाव था। सबको लगा था कि फैजाबाद तो भाजपा जीत जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वहां से अखिलेश यादव की पीडीए की राजनीति ने राजनीतिक माहौल को बदल दिया और उन्होंने विजय प्राप्त करी। और फिर तो अवधेश प्रसाद जी को आपने देखा ही होगा कि वह अखिलेश यादव के साथ हर जगह घूमते दिखाई दिए। एक तरीके से उन्होंने भाजपा की हार को सेलिब्रेट किया अवधेश प्रसाद जी के नाम पर। लेकिन उसके बाद राजनीतिक माहौल बदलने लगा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले थे। 10 सीटों में एक सीट थी मिल्कीपुर, जहां से पहले अवधेश प्रसाद थे विधायक, लेकिन जब उनके सांसद बनने के बाद वह सीट खाली हुई। उपचुनाव हुए पहले 9 सीटों पर, मिल्कीपुर कहीं साइड था, उसमें बाद में होने वाले थे चुनाव। 9 सीटों में से हर किसी को उम्मीद थी कि अखिलेश अपने प्रदर्शन को दोहराएंगे, पीडीए वापस से उनका साथ देगा। लेकिन वहां पर अखिलेश यादव को वैसी जीत नहीं मिली जिसकी उम्मीद उनको थी। यहां तक कि कुंदरकी की सीट वह हार गए, जहां पर मुस्लिम आबादी 50% के आसपास है। और यह झटका बहुत बड़ा था क्योंकि भाजपा ने पीडीए की कार्ड खोज ली थी और वह था बटोगे तो कटोगे। फिर आया मिल्कीपुर चुनाव, एक तरीके से दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा का प्रश्न, और योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर को जीत लिया और इसके साथ अयोध्या में हुई बेइज्जती का बदला यहां पर उन्होंने ले लिया है। लेकिन अखिलेश यादव पीडीए के नारे को लगातार मजबूत करते जा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे की जगह पर जुड़ेगा पीडीए तो जीतेगा पीडीए, यह नारा लगातार दे रहे हैं। और फिर अब वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जैसे समाजवादी पार्टी इस समय अपनी राजनीति को उत्तर प्रदेश में सेट कर रही है, वह अपने आप में ऐसा दिखाई दे रहा है कि 27 के चुनाव को लेकर उनका माहौल पूरी तरीके से सेट हो चुका है। वह पीडीए को लेकर ही आगे बढ़ने वाले हैं। और योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज महाकुंभ में जो अव्यवस्थाएं उठी, उसके अलावा जो मौनी अमावस्या के दिन वहां पर भगदड़ हुई, जितने लोगों की मृत्यु हुई, उसको लेकर जैसा काम सरकार ने किया, उसके खिलाफ भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव राजनीतिक माहौल बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन आगे चल के समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की राजनीति किस दिशा में बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल हम यह कह सकते हैं कि अभी मुकाबला टक्कर का होने वाला है 2027 में। एक और पार्टी जो कि एक दौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को सेट किया करती थी, लेकिन पिछले कुछ साल राजनीति में उनके अच्छे नहीं हैं,
वह है बीएसपी और इसकी सुप्रीमो मायावती जी। जी हाँ, 4 बार उत्तर प्रदेश की वह मुख्यमंत्री रही हैं और 2007 में उन्होंने जैसा समीकरण यहां पर बैठाया था, उसका प्रभाव था कि उनको पूर्ण बहुमत की प्राप्ति हुई थी। लेकिन समय के साथ उनकी राजनीति यहां पर नीचे की ओर जाती रही और सिचुएशन ऐसी आ गई कि 2014 और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको एक भी लोकसभा की सीट प्राप्त नहीं हुई। यहां तक कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उनको मात्र एक सीट मिली है। लेकिन फिर से वह राजनीतिक रूप से एक्टिव हो चुकी हैं। खासकर राहुल गांधी के बयान के बाद तो मायावती जी की राजनीति में आपको एक नया तरीका दिखाई दे रहा होगा। यहां तक कि उन्होंने अपनी पार्टी से अपने भतीजे आकाश आनंद को भी बाहर कर दिया। कहा कि वह पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन मायावती जी को एक्टिव होना पड़ेगा। राजनीति में उनको सब पर प्रहार करना पड़ेगा। वह बीजेपी पर प्रहार करने से बचती हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यह देखा गया है कि मायावती जी अब बीजेपी पर प्रहार करना शुरू कर चुकी हैं। उनके पास अभी वोट बैंक बहुत नहीं बचा। एक दौर पे लगभग 30% आबादी उनको वोट किया करती थी, पर अब उनका वोट बैंक सिमट कर केवल जाटो समाज में ही रह गया है। मात्र 9% वोट बैंक वर्तमान समय में उनके पास उत्तर प्रदेश में है। और अभी हुआ लोकसभा चुनाव, उन्होंने जैसा प्रदर्शन किया वह साफ दर्शा रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनके लिए कुछ खास है नहीं। लेकिन राजनीति में कब कौन बदल जाए इसके विषय में कहना आसान नहीं होता। और मायावती जी एक कुशल नेत्री हैं, वह बीएसपी को अच्छे से लेकर चलेंगी, क्योंकि उनको भी पता है आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है और वह उनसे उनका वोट बैंक छीन सकता है। अब बात करते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस की। जी हाँ, राहुल गांधी और कांग्रेस। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के पास बहुत कुछ नहीं है, ना खोने के लिए लेकिन पाने के लिए पूरा जहान पड़ा हुआ है। खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, उसके बाद यह समझ में आया कि अगर वह समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे तो उनका वोट बैंक उनके पास वापस आ सकता है। ऐसे में राहुल गांधी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को वह खड़ा कर सकें। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उनको 6 सीटों की प्राप्ति हुई थी। यह पूरे तरीके से आश्चर्यजनक था, क्योंकि इसकी उम्मीद स्वयं राहुल गांधी को भी नहीं रही होगी। अभी आपने देखा कि हाथरस और संभल वाले मुद्दे को राहुल गांधी ने कांग्रेस के पक्ष में उपयोग करने का प्रयास किया। ऐसे में थोड़ी खटपट भी उनकी शुरू हुई अखिलेश यादव के साथ। यहां तक कि आपने देखा कि शुरुआती दौर में लोकसभा जब जीत के आए थे ये लोग, उसके शुरुआती दौर में अखिलेश और राहुल साथ साथ रहा करते थे। लेकिन अब वह दूरी सबको दिखाई दे रही है। लेकिन जब आपने उत्तर प्रदेश का उपचुनाव देखा होगा, वहां पर भी इस दूरी में स्पष्टता आपको साफ दिख रही होगी। तो राहुल गांधी की राजनीति भी उत्तर प्रदेश में काफी अलग होने वाली है। खासकर मायावती जी को लेकर वह जैसा बयान दे रहे हैं, वह प्रयास कर रहे हैं कि एक बार बीएसपी साथ उनकी पार्टी का गठबंधन हो जाए, से उनके पास आ सके। और मुस्लिम वोट बैंक की कवायद तो राहुल गांधी लगातार कर ही रहे हैं। उनकी राजनीति ऐसी है कि वह चाह रहे हैं कि एक बार फिर से मुस्लिम और दलित उनके वोट बैंक बन जाएं, उनके लिए वोट करें। और की राजनीति में आपने देखा होगा कि जातिगत जनगणना के मुद्दे को वह जिस तरीके से उठा रहे हैं, कर कांग्रेस काफी मुखर नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल हम यह कह सकते हैं कि अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस कुछ कर सकती है, लेकिन अकेले दम पर अभी फिलहाल उनके पास कोई शक्ति नहीं बची है। लेकिन कभी ना कभी तो राहुल गांधी को यह करना पड़ेगा कि कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी हो पाए। तो क्या पता 2027 में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ जाए। एक और पार्टी है जो पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में अच्छा खासा प्रभाव डाल रही है, खासकर उनके नेता, वह हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। जी हाँ, वर्तमान परिदृश्य में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में वह एक अच्छा चेहरा बनते चले आ रहे हैं। नगीना क्षेत्र से वह हैं सांसद और लगातार वह राजनीति में मुखर होते जा रहे हैं। कुशल वक्ता है, तो ऐसे में उनके लिए भीड़ भी जुड़ती जा रही है। बसपा का स्थान लेने की कवायद इस समय दिखाई दे रही है। और आजाद समाज पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं इस समय चंद्रशेखर आजाद रावण, और वह मायावती जी के समानांतर इस समय खड़े होते हमको दिखाई दे रहे हैं। दलित युवाओं में उनका चेहरा काफी पॉपुलर हो चुका है और जैसी राजनीति वह कर रहे हैं, आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में एक विकल्प जरूर बन पाएगी। और 2027 के लिए यह सभी पार्टियां इस समय कमर
कस चुकी हैं। बाकी समय आने पर पता चलेगा कौन जीतेगा 27 का चुनाव। लेकिन वह चुनाव सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है। जहां पर योगी आदित्यनाथ के लिए वह चुनाव केंद्र में जाने का रास्ता बनेगा, अखिलेश यादव के लिए सत्ता वापस पाने और अपनी रसूख वापस पाने का चुनाव होगा, बीएसपी के लिए और मायावती जी के लिए सम्मान बचाने का चुनाव होगा, राहुल गांधी के लिए वोट बैंक प्राप्त करने का चुनाव होगा और चंद्रशेखर आजाद के लिए यह विकल्प बनने का चुनाव होगा। तो दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।